तकरीबन आज से 100 साल पहले जेम्स जॉयस ने यह बात कही थी दैट मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी, और इसी बात को हम आज लागू करने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो सेशन का जो एक एजेंडा रहेगा, पर्पस रहेगा, वो रहेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं एंथ्रोपोलॉजी प्रेपरेशन के अंदर, और एंथ्रोपोलॉजी का जो कल का हमारा एग्जामिनेशन था, जो मेंस 2023 का एग्जामिनेशन था, वो हमें क्या सिखा के गया है। कल से बहुत सारे बच्चों के साथ मेरी बात हो रही है, वो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, और कुछ मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली जैसा मुझे लगता है, देयर आर 4 लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। जो पहली चीज़ है वो ये है दैट देयर वॉज अ ट्रेंड इन द मार्केट और इन द एस्पिरेंट्स, आई मस्ट से देयर आर सर्टेन नोट्स, कोई गाइड बुक्स हैं, आप उन गाइड बुक्स को पढ़ लीजिए, जो टॉपर नोट्स हैं उनको पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, उसी में से पेपर आ जाएगा और इवेंचुअली यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। अब वो जो एक चीज़ है, वो जो एक ट्रेंड हम कह सकते हैं, वो टूटने वाला है, या फिर मुझे टूटता दिखाई पड़ रहा है। कल का जो एग्जामिनेशन था, कल का जो पेपर था, इट नीडेड योर कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि जीन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछ, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैंने क्या किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ग्लोटोक्रोनोलॉजी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। मैंने ये भी कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था, दैट कल्चरल लैग को पर्टिकुलरली जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशियोलॉजिस्ट से जोड़ के पूछा जाएगा। एएल क्रोबर का क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा सकता है। हालांकि हमने कल्चरल लैग अपने फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर किया है, बट कल्चरल लैग के ऊपर एक 150 शब्द लिखने, और वो भी एक पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से लिखने, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यू नीड कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस एज वेल। बहुत सारे ऐसे, मैं आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, निकाले हैं मैंने आज बैठ के, कि जो क्वेश्चन साफ साफ इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं दैट यूपीएससी वांट्स यू टू कवर द होल सिलेबस, यूपीएससी वांट्स यू टू हैव अ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब सिंपली इस चीज से आपकी जो बात है वो नहीं बनने वाली दैट आई हैव रेड सो एंड सो नोट्स। तो सेकंड जो चीज है दैट इज द ऑनेस्ट आंसर राइटिंग। मैंने यहाँ पे एक्सटेंसिव नहीं लिखा है, जानबूझ के मैंने इस शब्द को यूज किया है, ऑनेस्ट आंसर राइटिंग एंड ऑनेस्ट इवेल्युएशन। ऑनेस्ट आंसर राइटिंग, ऑनेस्ट आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि रेगुलरली आप आंसर लिखो, और रेगुलरली जो आपको टीचर फीडबैक्स दे रहा है अगले आंसर्स के अंदर, उन फीडबैक्स को इंप्लीमेंट करो। इस साल मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, एंड पर्टिकुलरली देयर वाज वन एस्पिरेंट जिसको मैं उसकी गलतियों के बारे में बताता था, लेकिन कभी भी उसने इंप्लीमेंट नहीं की। ऑन दी अदर हैंड देयर वर मेनी एस्पिरेंट्स जिनको उनकी गलतियों के बारे में बताया गया 1-to-1 सेशंस के अंदर, और उन्होंने अपने अंदर वो चेंजेस जो है वो लेके आए, और रिजल्ट जो है वो इस चीज के बारे में बताएगा। ठीक है, ऑनेस्ट आंसर राइटिंग एंड इवेल्युएशन, गाइडेंस लीजिए, इवेल्युएट करवाइए, और इवेल्युएशंस के बाद जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं उनको फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करते हैं, ऑनेस्ट आंसर राइटिंग नहीं करते। एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग, बहुत कुछ लिख लेंगे, फिर उसके बाद एकदम से जो है वो चीजें ठप पड़ जाएंगी, कभी अपने अंदर जो है वो सुधार नहीं लेके आएंगे। ये चीजें दिक्कत करती। देन द थर्ड थिंग, प्रॉपर गाइडेंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। ये एक कंटिन्यूअस ट्रेंड है, और ये 2020 से आना शुरू हुआ है कि क्वेश्चंस के इंटरप्रिटेशंस निकालने पड़ रहे हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल रेस एंड एथनिसिटी, या फिर रेसिज्म एंड एथनिसिटी, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। ऑगबन एंड कल्चरल लैग, ठीक है। सो इन चीजों का इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताइए इन द पेलियोलिथिक पीरियड। अब उस चीज का भी आपको इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ना था दैट देयर आर 2 मेजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अगेन अ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। ये दोनों चीजें जो है वो साथ के साथ चलती हैं। अगर अच्छे से सब्जेक्ट को समझा ही नहीं है तो किस तरह से आप चीजों का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना है, प्लस जो आपके पास 10 मार्कर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सवाल है वो पूछा गया, विलेज एज अ लिटिल रिपब्लिक। अब इसका पहले इंटरप्रिटेशन निकालना, फिर इसको 10 मार्कर की तरह स्ट्रक्चर करना, ये बहुत बड़ी बात थी।
ठीक है, आपके लिए जो जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनके लिए शायद ये जो है वो बहुत छोटी मोटी बातें होंगी, हवाबाजी के जो करते हैं बच्चे। बट जो पेपर के अंदर बच्चा बैठा है, मैं उसकी मनोस्थिति समझता हूँ। सेकंड पेपर है, वहां पे उसका मेंटल फटीग इतना ज्यादा हो चुका है, और उस टाइम के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विलेज एज अ लिटिल रिपब्लिक, मटेरियल कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। इन चीजों को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि एथनो आर्कियोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मटेरियल कल्चर जो आपका मटेरियल कल्चर है उसके बारे में बात हो रही है। कपड़ा लत्ता मैंने पहन रखा है, मैं पॉटरी यूज करता हूं। आज के मटेरियल कल्चर का और आर्कियोलॉजी का क्या संबंध है? एथनो आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन था ये। पहले क्या पूछते थे? सीधा सीधा एथनो आर्कियोलॉजी। तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, प्लस आपके पास क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना पड़ रहा है आजकल, कि सवाल एग्जामिनर का कहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। फिर उसके बाद रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स का रेलेवेंस, मैं पहले भी कहता था, बच्चे बार बार जो है वो मुझे करेक्ट करने की कोशिश करते थे, टॉपर्स को कोट किया करते थे कि करंट अफेयर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस है। तभी इस साल जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए। राखी गढ़ी के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद राखी गढ़ी, चलो आई हैव प्रेडिक्टेड दैट, और उसका मैंने जो है वो एक हैंड आउट भी दे दिया था राखी गढ़ी के ऊपर। आई थिंक मेरी वीडियो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर ही। रेलेवेंस इंक्रीज हो रहा है। माल न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज देयर। कल्चरल स्टडीज का आज रेलेवेंस क्या है, पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है, वो पूछा गया। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को इंटरप्रेट करने के लिए आप कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आजकल यूज करते हो, वो पूछा गया। ठीक है, तो इस कदर जो है वो आपसे पूछी जा रही हैं चीजें। सिमिलरली कास्ट, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इज इट पॉसिबल? और इस चीज को आजकल जो गवर्नमेंट जो कास्ट सिस्टम के को, जो सोशल इश्यूज हैं, इनको सुधारने के लिए जो पॉलिसीज लेके आ रही है, उस लाइट के अंदर एनालाइज करना था। तो रेलेवेंस है करंट इश्यूज का। आपको एक बहुत एक्सटेंसिव डिबेट चाहिए करंट इश्यूज के ऊपर, डिस्कशंस चाहिए करंट इश्यूज के ऊपर, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओगे? सो दीज आर द 4 लेसन्स दैट आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम दिस पेपर। कंप्रीहेंसिव कवरेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तो हम 2020 के बाद ही समझ चुके थे कि धीरे धीरे यूपीएससी इन गाइड्स को और टॉपर नोट्स का ये जो ट्रेंड चल रहा है, इसको यूपीएससी रूल आउट करने वाला है, बाहर निकालने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ प्रॉपर गाइडेंस लीजिए आंसर राइटिंग के अंदर, एवेल्युएट करवाइए उन चीजों को, उस फीडबैक को अपने अगले आंसर्स के अंदर नोट डाउन कीजिए। प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस निकालने सीखिए क्वेश्चंस के, तभी बात बनेगी। बच्चे उसके अंदर रेस एंड एथनिसिटी के अंदर बच्चे रेस को समझा के आ रहे हैं कि रेस के फिजिकल फीचर्स है, कॉकासाइड। अरे भैया, ये तो पूछा ही नहीं है उन्होंने। तो जो बाउंड्रीज हैं दोनों कंसेप्ट्स की, उसके बारे में बात हो रही है। बाउंड्रीज कैसे ओवरलैप करती है, बाउंड्रीज कैसे अलग हैं, उसके बारे में बात हो रही है। और किस तरह से जो रेशियल स्टडीज हैं वो डाउनग्रेड हो रही हैं, एथनिसिटी की स्टडीज ऊपर आ रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, पुरुषार्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी एनालिटिकल। दे डू नॉट वांट यू टू राइट एंड टाइम पास विद द कंसेप्ट्स। लेकिन समझा नहीं, कोई नहीं समझ सका इस चीज को। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन निकालनी कभी सीखे ही नहीं हो, किताब कभी पढ़ी ही नहीं है, किताब के नाम के ऊपर जो है वो नोट्स पढ़े जा रहे हो। ठीक है, फिर नंबर कम आते हैं। नंबर जितने वैसे आपके आते हैं उतने भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, आई थिंक एग्जामिनर्स आर वेरी लीनियंट। फिर उसके बाद रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। इस चीज को समझिए। जो न्यूज के अंदर करंट इश्यूज पूछे जाते हैं उनके एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझिए। फॉर श्योर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज, क्योंकि अब जरूरत पड़ रही है इस चीज की। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स वो नहीं पूछे जाएंगे कि नियंदरथाल का डीएनए मिला है फलाम के अंदर, वो जी ये फैला रहा है, वो फैला रहा है, ऐसे नहीं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो रेलेवेंस है वो आपको जो सिलेबस के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। चलिए इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे चल के वीडियोस आएंगे, किस तरह से इस चीज को इंटरप्रेट करना है वो मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, पहले इशू को लेते हैं, कंप्रीहेंसिव कवरेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, कल्चरल इंपैक्ट ऑफ आयरन एज। आयरन एज कौन से इसके साइट्स हैं ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड आयरन एज के जो मेजर साइट्स हैं
जहाँ पे ये आयरन एज का आयरन के इम्पैक्ट्स जो है वो देखे जाते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके यहाँ पे जो है वो पहले आयरन एज के इम्पैक्ट्स देखे गए। जैसे फॉर एग्जांपल टर्की की साइट्स हैं, ठीक है, जो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, कुछ बल्कन कंट्रीज हैं, वहाँ पे देयर आर साइट्स। तो उन साइट्स को आपको उसको एग्जाम्पलीफाई करके फिर उसके बाद जो कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं वो बताने थे कि ट्रेड स्टार्ट हो गया, जो अर्बनाइजेशन है उसको पुश मिला, डिफॉरेस्टेशन को पुश मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बच्चे आप लोग लिखते हो, ठीक है। बिकॉज उन साइट्स के बिना ये क्वेश्चन अधूरा रहेगा। तो एक अच्छा कवरेज जरूरी है। न्यूलिथिक तक आप कवर कर लेते हो, न्यूलिथिक के आगे जो है वो आप नहीं जाते हो, ठीक है, तो उसको कवर करना यहाँ पे जरूरी था, ठीक है। एनी हाउ बच्चों ने इसको भी बहुत अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। देन डिस्कस द मेजर स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेलोपिथेकस, ये तो आपको आता था, लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ टोंग बेबी अफ्रीकनस का सिग्निफिकेंस क्या रहा है ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो उस सिग्निफिकेंस को, उसके अंदर रेमंड डार्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके अंदर लीकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बाद जो रेमिडस की स्टडीज हुई हैं उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये इसके अंदर लिखना था आपको, ठीक है। ये तभी पता होगा जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पूरी स्टोरी पता होगी आपको कि किस तरह से 2002 के अंदर रेमिडस को जो है वो इंक्लूड किया गया और फाइलोजेनी चेंज हुई है, किस तरह से लीकी फैमिली ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो अंदर काम किया है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके इसीलिए साउथ अफ्रीका की बात की गई, ईस्ट अफ्रीका की बात की गई, दोनों की बात की गई है। किस तरह से लीकी फैमिली ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर साउथ अफ्रीका में काम किया है और फाइलोजेनी को चेंज किया। तो तीनों चीजों को इसके अंदर लिखना था, ठीक है। तो अगेन बच्चों ने जो है वो अपना पलड़ा झाड़ा, इससे ये बता दिया कि एप और ह्यूमंस के बीच का ये संबंध है। अब एग्जामिनर जो है वो ना इसको क्रॉस करने वाला है, ना इसको पूरा सही मानने वाला है, तो कहीं बीच में से उसको जो है नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट इन द लाइट ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब आपको वर्ल्ड क्लाइमेटिक जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। दैट पैलियोलिथिक के अंदर देयर आर अबाउट 3 to 4 ग्लेशियल पीरियड्स, ठीक है, रिस मिंडल वर्म, वो वाले जो ग्लेशियल पीरियड्स हैं वो आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद इन द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के अंदर सोहन का और आपके पास जो मद्रासियन कम्प्लेक्स है और नर्मदा वैली कम्प्लेक्स है, इनका एग्जाम्पल लेना है। नर्मदा और मद्रासियन कम्प्लेक्स के अंदर प्लूविएशंस हुए हैं, प्लूविएशंस के कौन कौन से 7 एविडेंसेस हैं, उन 7 एविडेंसेस को लिखना है। और सोहन वैली के अंदर जो आपके डिटेरा और पीटरसन का काम है उसको लिखना है। लोसेस जो है वो सोहन वैली के अंदर आपको मिले हैं, उन डिपॉजिट्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ, अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन आप तभी कर पाओगे जब बहुत अच्छे से आपने लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को पढ़ा है, जब आपको ये पता है कि डिटेरा पीटरसन ने जो एनवायरमेंटल ग्लेशिएशंस, इंटरग्लेशिएशंस हुए हैं उनको स्टडी किया था, तभी आप यहाँ पे एक अच्छा सा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। बाकी इंडिया के अंदर लोअर पैलियोलिथिक के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं, और मिडल और अपर दे आर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक इटसेल्फ, ठीक है। अब अगेन यू नीड टू हैव अ वेरी कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस दैट हैपेंड इन इंडिया, ठीक है। रिस मिंडल वर्म, वो तो सारी चीजें वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर होती रही है, वो ग्लेशिएशन होती रही है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लिफर्ड गीट्स लुक एट रिलीजन। अब यहां से एक बहुत अच्छी नसीहत आप बच्चों के लिए और हम टीचर्स के लिए मिलती है। वो ये नसीहत है कि जब क्लिफर्ड गीट्स को हम डिस्कस करते हैं तो हमें कोई आलस नहीं करना है, ठीक है। तो आपको भी कोई आलस नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जब आप क्लिफर्ड गीट्स को पढ़ते हो तो क्लिफर्ड गीट्स को पढ़ते पढ़ते क्लिफर्ड गीट्स की हर एक स्टडी का एक ब्यौरा जो है वो ले लीजिए। जैसे पेपर सेकंड के अंदर लेते हैं, पेपर सेकंड के अंदर जब मैं इरावती कार्वे पढ़ाता हूं तो इरावती कार्वे का हर एक एस्पेक्ट कि उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया उसको स्टडी किया, किस तरह से स्टडी किया वो देखा जाता है। उनका एक कास्ट और लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन था युगांतर के अंदर, वो हम सब पढ़ते हैं। उसी तरह से क्लिफर्ड गीट्स को भी पढ़ना है। हम अब तक मलिनोस्की तक इन चीजों को पढ़ रहे थे, आगे चल के क्लिफर्ड गीट्स, विक्टर टर्नर, इन सब लोगों को इस तरह से पढ़ना है, ठीक है।
क्लिफर्ड गिट्स का हम इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, सिर्फ उनकी मेथोडोलॉजी को डिस्कस करते हैं, दैट इज इट, कि उनकी इंटरप्रेटिव अप्रोच थी। इंटरप्रेटिव अप्रोच क्या थी वो समझा देते हैं, बालनीज कॉक फाइट का एक एग्जांपल ले लेते हैं और मामला हमारा ठप हो जाता है। लेकिन नहीं, जो भी चैप्टर 6 के अंदर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिए गए हैं उनके बारे में आप अच्छी जानकारी रखिए, लिखिए उनके बारे में, पढ़िए उनके बारे में। ओके, देन उसके बाद ऑगबर्न और कल्चरल लैग, ये यहां पे हमें ये बता रहा है कि आपके पास जो आपका कल्चर चैप्टर है, कल्चर चैप्टर के अंदर जो कल्चरल प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसनेशनलाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। क्रिटिकली एग्जामिन अर्जुन अपोदराइज कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द ट्रांसनेशनलाइजेशन। अगेन इट्स अ कल्चरल प्रोसेस, ठीक है। कल्चरल लैग, अगेन इट्स अ कल्चरल प्रोसेस। पहले पूछा जाता था ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक, अगेन इट वाज द कल्चरल प्रोसेस, ठीक है। कल्चरल चेंज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 साल पहले, अगेन इट वाज अ कल्चरल प्रोसेस। खैर उसको लोगों ने क्लासिकल एवोल्यूशन के साथ जो है वो मिला के समझा दिया। तो जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उस कंसेप्ट के अंदर यू हैव टू रीड अबाउट दीज पीपल। ऑगबर्न ने क्या कहा है, मलिनोस्की का कंसेप्ट कल्चरल लैग का क्या, क्योंकि दोनों के कंसेप्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। विलियम ऑगबर्न जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं कल्चरल लैग को समझाते वक्त, मलिनोस्की जो है वो फंक्शनैलिटी को देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनैलिटी को देखते हैं और इंस्टीट्यूशन के जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको देखते हैं। दोनों में फर्क है, तो इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इस चीज की। देन उसके बाद क्रिटिकली डिस्कस द कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू द फील्ड वर्क ऑफ ब्रॉन्सा, मलिनोस्की एंड मार्गरेट मीड। अब आपको पता है कि ब्रॉन्सा, मलिनोस्की का फील्ड वर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वीडियोग्राफी की ये वो सब कुछ किया, लेकिन इसके कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं पता था कि कंट्रोवर्सीज उसके बाद क्या हुई है। पिछले साल क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्रॉन्सा मलिनोस्की के क्रिटिसिज्म क्या हुए हैं या फिर रीस्टडीज को समझाओ ब्रॉन्सा मलिनोस्की की क्या है, कौन कौन सी चीजों को उन्होंने इग्नोर किया था। तो वहां से ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इंटरप्रेट किया गया, कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द फील्ड वर्क रिलेटेड टू ब्रॉन्सा, मलिनोस्की और मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड का आपको वीडियो मिल जाएगा एंथ्रोशाला के अंदर ही, डेली आंसर राइटिंग वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मार्गरेट मीड आपको मिल जाएगा। ब्रॉन्सा, मलिनोस्की की कंट्रोवर्सीज हैं कि उन्होंने फेमिनिस्ट को इग्नोर किया है, ये सारी कंट्रोवर्सीज है उनकी, ठीक है। तो उस चीज का डिस्कशन करना था। अगेन यू हैव टू हैव द कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली क्रिटिकली डिस्कस ए.एल. क्रोबर्स कंट्रीब्यूशन टू द किनशिप स्टडीज। अब जो किनशिप टर्मिनोलॉजी के अंदर ए.एल. क्रोबर ने औसतन, जिन्होंने सिर्फ टॉपर नोट्स पढ़े हैं उनको ये पता है कि ए.एल. क्रोबर ने किनशिप टर्मिनोलॉजीज के ऊपर काम किया है और उन्होंने फैक्टर्स दिए है किनशिप टर्मिनोलॉजी के अंदर कि किनशिप टर्मिनोलॉजी को किस तरह से हम लोगों ने विभाजित किया है, क्लासिफाई किया है, किन चीजों के ऊपर क्लासिफिकेशन हुई है। बट उसका क्रिटिकल डिस्कशन ये कर पाना बच्चों के बस का नहीं रहा क्योंकि पढ़ा नहीं है, ओके। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। देन सिमिलरली पेपर सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आया, पिछले साल क्या पूछा गया था, द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन से ये क्वेश्चन बदल दिया, कान इधर से पकड़ते थे ऊपर से पकड़ा गया। अब देखो यहाँ पे जो मामला है वो है इंटरप्रिटेशन का, कि आपके पास नॉलेज है बट अगेन चीजों को इंटरप्रेट करना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है वो रटंत शिक्षा है, रट्टा मारा था पेपर पास करने के लिए, लेकिन एग्जामिनर भी बहुत शातिर है, एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा चालाक है जिसने चीजों को घुमा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंडस वैली वाज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बिग सिविलाइजेशन, कमेंट क्रिटिकली, ठीक है। तो पिछले साल जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगेन जो एंडोजिनस ओरिजिन को थ्योरी समझाती थी उसके ऊपर सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेम, इंफॉर्मेशन सेम डालनी है, आंसर का स्ट्रक्चर बदल देना है। देयरफॉर एक ऑनेस्ट आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्ड, दैट स्किल इज अ रिक्वायरमेंट नाउ। स्किल लीजिए। क्रिटिकली कंपेयर रिस्ले एंड सरकार's अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगेन रिस्ले के बारे में पता है, सरकार की क्लासिफिकेशन हमने कर रखी है, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना आता, वहां पे लोग फिसल गए। क्रिटिकल इवैल्यूएट कब देखो आ गया क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एससी रॉय की कंट्रीब्यूशंस।
अब बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि एससी रॉय की कौन से एस्पेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि बच्चे मिस कर गए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो कि इस साल महंगी पड़ी है उनको। देन उसके बाद देयर इज नीड ऑफ द ऑनेस्ट आंसर राइटिंग एंड एवेल्युएशन ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द रोल ऑफ मैरिज रेगुलेशंस इन द ट्रेडिशनल। अब लोगों को पता है मैरिज रेगुलेशंस क्या है, लेकिन उन चीजों को किस तरह से मैरिज रेगुलेशन सोशल सॉलिडारिटी को इंक्रीज कर रही हैं विद द इंडियन एग्जांपल्स, वो आपको लिखने थे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे अगेन कवरेज इतनी नहीं थी, कवरेज से ऊपर अगर कवरेज थी भी तो आंसर राइटिंग नहीं की थी, स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, फिसल गए। फिर उसके बाद पेपर सेकंड के अंदर क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ड्यू टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिवर डैम प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड द विमेन इन द लोकल कंटेक्स्ट, इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल्स विद द सूटेबल एथनोग्राफिक एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स से एथनोग्राफिक एग्जांपल आते थे, लेकिन इस इतने बड़े क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए वो समझ नहीं पाए उस टाइम के ऊपर, वहां पे फिसल गए। elucidate the problems faced by PVTGs and the major challenges in the formulation of the special programs। अब major challenges क्या आ रहे हैं, पढ़ रखा है, उनके करेक्टरिस्टिक्स याद हैं, लेकिन उन करेक्टरिस्टिक्स को मोल्ड करके कैसे लिखा जाए वो पता नहीं चल रहा, अगेन फिसल गए। ठीक है, तो हेंस एक ऑनेस्ट आंसर राइटिंग जो जिसमें पता चल सके दैट हाउ शुड आई प्रोसीड, हाउ शुड आई डू दिस, हाउ शुड आई मैनेज द थिंग्स इन दैट लिटिल टाइम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन एक इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चंस की जो आपको निकालनी पड़ती है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। रेस एंड एथनिसिटी, द क्वेश्चन वाज कि किस तरह से रेस और एथनिसिटी की बाउंड्रीज अलग होके भी एक दूसरे के साथ कोलैब करती हैं, और किस तरह से रेस को डाउनग्रेड किया जा रहा है, एथनिक स्टडीज को ऊपर उठाया जा रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलरली एक पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया शेड्यूल्ड एरियाज। द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है कि शेड्यूल 5th के बारे में खूब भर दिया, पेज के पेज भर दिए। द क्वेश्चन वाज शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज की स्थापना किस तरह से हुई है, एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुई है। फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ के अंदर शेड्यूल 5 के बारे में थोड़ा सा लिखना था आपने। शेड्यूल्ड एरियाज, दिस वाज द क्वेश्चन। मटेरियल कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एथनो आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन था कि मटेरियल कल्चर जो है वो किस तरह से आर्कियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यानी कि पास्ट की अंडरस्टैंडिंग में हमें मदद करता है। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। बच्चे आप लोग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, क्यों? क्योंकि सिलेबस नहीं पढ़ा है, अच्छे से काम नहीं किया है। द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग इनफ, बट ये जो आपकी सोच होती है इस टॉपिक के नोट पकड़ लेंगे, इसको कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत सिंपल भाषा में मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ। देन उसके बाद देयर हैज बीन अ रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स, बहुत इंक्रीज हुआ है करंट अफेयर्स का रेलेवेंस। राखी गढ़ी के ऊपर क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर राखी गढ़ी के स्केल्टन रिमेन्स के बारे में लिखना था, उसके डीएनए एनालिसिस के बारे में लिखना था, किस तरह से राखी गढ़ी का डीएनए एनालिसिस जो है वो आर्यन डिबेट को डिबंक कर रहा है, उसके बारे में लिखना था। क्योंकि पढ़ा नहीं है, राखी गढ़ी को कुछ और ही लिख दिया, प्री इंडस है, पोस्ट इंडस है, ये है, वो है। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़े होते, राखी गढ़ी किस पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है पता चल जाता। भाई वेल वर्स्ड रहो करंट अफेयर्स के साथ, एक अखबार पढ़िए। राखी गढ़ी तो 5-6 बार आ चुका है अखबार के अंदर पिछले 2 साल में। जस्ट गूगल राखी गढ़ी और गूगल के न्यूज टैब के ऊपर जाइएगा, पता चलेगा आपको कि कितना न्यूज में रहा है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, दैट यू ऑल नो, सबने कर रखा है। उसके बाद आपको कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना था। ठीक है, अगेन दीज थिंग्स दे आर ऑफ द करंट इश्यूज। अब ये न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आएंगे, बट ऐसे करंट इश्यूज को अगर आप एक मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं एंथ्रोपोलॉजी के, तो आगे जो है वो आप रिसर्च करते हो इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और मतलब इन द एकेडमिक सर्कल्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डिबेट किया गया था। ठीक है, सो वी नो इट कि ये सारी चीज़ें हुई हैं।
देन उसके बाद डिस्कस द पॉलिटिकल एंड द मैथडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल कैरेक्टर स्टडीज। ठीक है, अब जो है वो P2P कनेक्शन के बारे में साउथ एशिया में बात हो रही है। ठीक है, कल सॉफ्ट पावर के बारे में बात हो रही है। उसके अंदर बार बार न्यूज़पेपर में या फिर बार बार जो एकेडमिक आर्टिकल्स हैं उसके अंदर ये कहा जाता है कि इंडिया का कैरेक्टर बिल्डिंग, ये इसकी ज़रूरत है, वैल्यू। इस बार भी हमने भारत शब्द यूज़ किया G20 के अंदर। ठीक है, ताकि जो नेशनल कैरेक्टर है वो बिल्ट हो सके। इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछ लिया, पॉलिटिकल रेलेवेंस पूछ लिया। ठीक है ना, तो अगेन करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। इनहिलेशन ऑफ द कास्ट, इज इट पॉसिबल? और इसको जो है वो गवर्नमेंट के स्टेप्स जो आजकल लिए जा रहे हैं उसके ऊपर आपको लिखना था। सिमिलरली ये ओबीसीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, दैट हाउ द ओबीसीज आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन दैट वी हैव डन। उसके बाद आपको ये बताना था कि क्या रिसेंट चेंजेस आई हैं, जिसमें सारे जो आंदोलन है, जाट आरक्षण है, उनके बारे में बात होनी थी, यादवों के बारे में बात करनी थी आपने, किस तरह से एक पॉलिटिकल फेवर जो है वो मिली है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको जहां पे डिस्कस करनी थी। ठीक है, और जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लिखने थे, जो भी लिखना था, जो भी उनके कामों के बारे में लिखना था, वो इसी पर्सपेक्टिव से आपको बात करनी थी। ठीक है, सो देयर आर 4 थिंग्स, इन 4 चीजों के बारे में खास ध्यान रखिए कि एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग रखिए अपनी सिलेबस की। फिर उसके बाद प्रॉपर इवेल्युएशंस ऑफ द आंसर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके फीडबैक के ऊपर अपना स्ट्रक्चर सुधारिए आंसर्स का। इजीली अगर आप इस चीज को भी अपने आंसर्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर ले आते हो, यू कैन इजीली स्कोर अबाउट 40+ मार्क्स। मतलब जो आज आप स्कोर कर रहे हो 40+ का आंकड़ा आप इजीली स्कोर कर सकते हो उसमें। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस। देन उसके बाद थोड़ा सा वेल वर्स्ड हो करंट अफेयर्स के साथ, एंथ्रोपोलॉजिकल जो आपका जो आप पढ़ रहे हो चीजों को, उनके साथ करंट अफेयर्स को जोड़ो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ सब्जेक्ट की। ऊपर से सुपरफिशियल रीडिंग्स मत करो, सुपरफिशियल लर्निंग्स मत करो। सो दीज आर दी सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि इस सिलेबस, इस पेपर ने हमें समझाए हैं। ठीक है, और जो बच्चे इस साल पेपर नहीं दिया है, अगले साल आप या फिर उससे अगले साल की आप तैयारी कर रहे हो, दैट यू हैव टू गिव द पेपर, तो इन चीज़ों को अपनी वॉल के ऊपर लिख के लगा लीजिए। ठीक है, और प्रिपरेशन के दौरान इन चीज़ों को प्लीज डू फॉलो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस सेशन इट गाइडेड यू